भावना अपनी माँ यशोदा के साथ मिलकर एक बुटीक चलाती थी। भावना जब छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसकी माँ ने सिलाई का काम करके भावना को पाल पोस कर बड़ा किया। अब भावना भी अपनी माँ की तरह ही बहुत अच्छी सिलाई करती थी। भावना, मेरा सलवार कुर्ता तैयार हो गया ना? मुझे शाम को फंक्शन में जाना है। आंटी जी, सूट पूरा रेडी है, बस डिजाइनर बटन लगाने बाकी हैं। मैं आपको आधे घंटे में दे दूंगी। आप सलवार में डिजाइन डोरी बोल रहे थे ना, वो दुकान पर खत्म हो गई है, इसलिए माँ बाजार से लेने गई है। जैसे ही वो लाएंगी मैं आपका सूट तैयार कर दूंगी। वो लीजिए, माँ आई गई। अरे सुमन बहन जी, सूट जल्दी करवा दो, शाम का फंक्शन है। चिंता मत करो रेखा बहन जी, मैं सामान ले आई हूँ, बस लगाना रह गया है। मैं आपको आधे घंटे में फोन कर दूंगी। माँ, तुम पहले रोटी खा लो, इतनी देर से बाजार में घूम रही हो। लाओ बटन और डोरी मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, अभी बाजार में पता है कौन मिला था? कौन मिला था माँ? अरे तुम्हारे पापा जिनकी फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी पत्नी मिली थी। सुमित्रा देवी नाम है, बहुत अच्छे लोग थे। उनकी बेटी तुम्हारे बराबर की है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ रहने के लिए आ गए तो उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आज मिली तो बता रही थी उनकी बेटी की शादी आ रही है। मैंने भी उन्हें बताया कि हम बुटीक चलाते हैं, तो खुश हुई सुनकर। बोल रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े सूट सिलवाने हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे जाना, अच्छे से तैयार कर देंगे हम लोग। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है माँ। वैसे वो कब आएंगे? वो कल आएंगी अपनी बेटी के साथ सूट देने के लिए। अगले दिन सुमित्रा देवी अपनी बेटी मधु के साथ शादी के सूट देने के लिए आ जाती हैं। ये मेरी बेटी मधु है, इसी की शादी है। अच्छा, चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारे लिए शादी का बहुत बढ़िया सूट तैयार करेंगे। भावना बहुत ही अच्छे डिजाइनर सूट तैयार करती है। आओ मधु, मैं तुम्हारा नाप ले लेती हूँ। जल्दी लेना, मुझे काम घर नहीं छोड़ोगी, मैं यहाँ से फिर अकेली घर जाऊं। हाँ मम्मी, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। एक काम करो, आप ऑटो या कैब बुक कर लेना। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हो गया, मैं जाऊं? हाँ, मैंने नाप ले लिया है। मधु वहां से चली जाती है। इसे पता है कि मुझे ये ऑटो और कैब बुक करने नहीं आते, फिर भी बार बार वही गलती करती है। शादी सर पर है और इसे घूमने से ही फुर्सत नहीं है, कहीं भी निकल जाती है। कौन समझाए, बिल्कुल नहीं सुनती। इसके पापा से कुछ कहूं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मायके में ऐश करने दो। आंटी जी, मैं आपकी कैब बुक कर देती हूँ। सुमित्रा जी, कैब आने में अभी टाइम है, मैं सामने की दुकान से चाय मंगवा लेती हूँ, थोड़ी चाय पी लेना। भावना कैब बुक कर देती है। सुमित्रा देवी चली जाती हैं। तुम गुलशन की वाइफ से कपड़े सिलवा रही हो? अच्छा, उन्होंने बुटीक खोला हुआ है, सुनकर बड़ी खुशी हुई। गुलशन भी बहुत ईमानदारी से मेरी दुकान पर काम करता था, बहुत ही नेक इंसान था वो। मुझे पता है, इसीलिए मैंने सोचा मधु की शादी के सूट सिलवा लूंगी तो थोड़ा उन्हें भी फायदा हो जाएगा। मधु नहीं आई तुम्हारे साथ? तुम अकेली आई हो? वो घर में टिकती कहाँ है, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा तुम भी समझाया करो। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। भावना और उसकी मम्मी मधु की शादी के सूट तैयार करने लगती हैं। सारे सूट सुमित्रा देवी के घर पहुंच गए थे। सूट बहुत ही सुंदर तैयार किए हैं भावना बेटा, तुमने इन पर बहुत ही सुंदर डिजाइन किया है। मधु, देखो तुम्हारी शादी के सूट आ गए हैं। मम्मी, आपको पता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको ठीक लग रहे हैं ना? तो बस, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पार्लर की बुकिंग है, मुझे पार्लर जाना है। मधु, कल शादी है, तुम अकेले पार्लर जा रही हो, किसी को साथ ले जाओ। मम्मी, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। भावना चली जाती है। अगले दिन मधु की शादी थी। सुमित्रा देवी और उनके पति ने शादी की सारी तैयारी कर ली थी। सुमित्रा देवी ने भावना और उसकी माँ यशोदा को भी शादी में बुलाया था। सब लोग शादी में पहुंच चुके थे, बस इंतजार था तो मधु के मंडप में आने का। पर जैसे ही सुमित्रा देवी मधु को लेने के लिए उसके कमरे में, तभी भावना वहां से गुजरते हुए सुमित्रा देवी को रोता हुआ देख लेती है। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि मधु शादी छोड़कर चली गई है। आंटी जी, मधु का नंबर होगा, आप कहे तो मैं कॉल करके देखती हूँ, क्या पता उठा ले। हाँ, मिलाओ तो जरा। भावना मधु के मोबाइल पर फोन मिलाती है। मधु भावना का फोन उठा लेती है। मधु, तुम्हें पता है सब लोग आ चुके हैं, शादी का मंडप तैयार हो चुका है, मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं, लड़के वाले हमारा इंतजार कर रहे, तुम कहाँ हो? और ये चिट्ठी में क्या लिख कर गई हो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी? ये सब क्या है बेटा? ओह मम्मी, ये सच है, मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ।
आपने और पापा ने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए अब मैं अपने प्यार के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। मैं अब नहीं लौट सकती। फोन काट दिया। किसी और से शादी कर रही है। मैं क्या जवाब दूं सबको, कुछ समझ नहीं आ रहा। मधु के पिता को भी सारी बात पता चल जाती है। वो गुस्से में भर जाते हैं, पर उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता था। लड़के वालों को कमरे में बुलाकर सारी बात बताई जाती है। भावना भी वहीं खड़ी थी। अब एक ही रास्ता है जी, अगर आप लोग मधु की जगह भावना को अपने घर की बहू बना ले। नहीं नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। भावना बहुत अच्छी लड़की है। हम इसका भी कन्यादान वैसे ही करेंगे जैसे मधु का करना चाहते थे। समधी जी, मैं जानता हूँ हम गलत है। हमारी बेटी यहाँ से भाग गई है। हमारी इज्जत अब आपके हाथों। मधु के माता पिता रोने लगते हैं। तभी दूल्हा, जिसका नाम आशीष था, वो बोला, मुझे भावना से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। भावना, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? क्योंकि अगर मधु अब वापस भी लौटेगी तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि मैं बूढ़े माता पिता को रुलाकर समाज के सामने उनकी इज्जत गिराकर यहाँ से बिना दुल्हन के चला जाऊं। आंटी जी, अंकल जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पर आंटी जी, आपको तो पता ही है, मैं और माँ एक छोटा सा बुटीक चलाते हैं। और आशीष जी, आप। भावना ठीक कह रही है सुमित्रा जी, मुझे भी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तो वैसे भी भावना की शादी करनी ही थी। और फिर आशीष जैसा होनहार लड़का मेरी बेटी भावना को बहुत खुश रखेगा, ये मैं जान चुकी हूँ। पर भाई साहब, बहन जी, मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ। ये बात सुमित्रा जी जानती हैं। आप जैसे ऊंचे खानदान में। बहन जी, हमें भावना। हाँ बहन जी, हमें भावना बहू के रूप में स्वीकार है। सबकी रजामंदी से कुछ ही पलों में मधु की जगह भावना दुल्हन बनकर तैयार हो गई। भावना ने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े घर की बहू बनेगी। पर रिश्ते तो संजोग से मिलते हैं, और शायद भावना के संजोग से ऐसे ही शादी करना लिखा था। यशोदा भी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भावना के कारण सुमित्रा देवी के घर की इज्जत बच गई। समाज में उनका मान वैसे ही कायम रहा जैसा था। सुमित्रा देवी अपने पति के साथ मिलकर भावना को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह विदा करती हैं। सबके आशीर्वाद से भावना खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। प्रतापनगर में सुंदरलाल नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी शांति और बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण सुंदरलाल और शांति परेशान थे। सुंदरलाल, मैंने कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है रामलाल जी। अच्छा, फिर मैं लड़का भेजूंगा, उसी के हाथ दे देना। शाम को शादी में जाना है, इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो। और संध्या के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? कहाँ मिला रामलाल जी, बहुत जगह बोल रखा है। बाकी मैंने तो भगवान पर छोड़ रखा है, वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है, पर तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है। इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग रूप की लड़की के लिए मानते नहीं हैं। इसलिए जब तुमने मुझे कहा था, मैंने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अच्छा, चलता हूँ, कपड़े भिजवा देना है। सुंदरलाल देखता है रामलाल की बातें संध्या सुन चुकी है, इसलिए उसने बात बदलनी चाहिए। संध्या बेटी, तू रामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना, वो तो बस। बापू, मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। ना बिटिया ना, ऐसा कभी मत सोचना। तू तो हमारी जिंदगी से बढ़कर हमें प्यारी है। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बापू। अच्छा लाओ, कुछ कपड़े मैं सिल देती हूँ, आप थक गए होगे। संध्या का उदास चेहरा देखकर सुंदरलाल उस समय चुप हो जाता है। संध्या कपड़े सिलने लगती है। संध्या भी सुंदरलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था। सुनो सुनो नगर वासियों, ध्यान से सुनो। राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा भानु प्रताप सिंह और रानी सुनंदा अपने बेटे वीर सिंह का 25वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। अरे वाह, राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने वाली होगी। मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी। मैं भी। पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे? ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम क्या देंगे? हमारे माँ बापू भी तो जा रहे हैं।
वही देंगे, हम क्यों चिंता करें। पूरे नगर के लोग राजकुमार के जन्मदिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो जी, मैं सोच रही थी हम दोनों तो जन्मदिन की दावत में जा नहीं रहे। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर किसी न किसी को तो जाना चाहिए, इसलिए संध्या को उसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बुरा लगेगा। ठीक है, ये बात सही रहेगी संध्या बिटिया। तू राजकुमार वीर प्रताप जी के जन्मदिन की दावत के लिए चली जाना। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं रेखा और सुनैना के साथ चली जाऊंगी। संध्या राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको पसंद आएगी। संध्या राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुँचती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुँचे थे। उन सबके बीच संध्या घबरा रही थी। राजकुमार को तो इतने ढेरों उपहार मिल रहे हैं, इतने सारे उपहार में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आएगी? राजकुमार को अपने हाथ से देने की हिम्मत तो मेरे में है नहीं, चुपचाप उनके कक्ष में रख देती हूँ। संध्या पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर घर आ जाती है। संध्या बिटिया, तू राजकुमार से बिना मिले ही आ गई। उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें? वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाक भूल भी चुके होंगे। संध्या जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। राजकुमार जब कमरे में पहुंचा तो उसने वो पोशाक वहां रखी देखी। अरे, ये उपहार मुझे किसने दिया है? ये तो बहुत सुंदर पोशाक है, अद्भुत। मुझे जहां तक याद है सबने मुझे उपहार दिए। मैंने सबका चेहरा देखा, पर ये उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। कैसे पता चलेगा कि ये उपहार किसने दिया है? और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहां मेरे कक्ष में रख दिया। राजकुमार महाराज, महारानी, सेनापति, दास दासी सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता, चोरी छुपे कौन रख गया? राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है, तभी उसकी नजर अपने द्वार पर अटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है। राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात का पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है। वो पोशाक किसने दी उसके लिए सब मना कर देते हैं। भाई, हमने तो बहुत महंगा उपहार दिया था। राजकुमार को चांदी की प्याली दी थी, हमने ये उपहार में पोशाक नहीं दी। उस समय सुंदरलाल, उसकी पत्नी और बेटी संध्या जरूरी काम से नगर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। पर सैनिक ये बात राजकुमार को नहीं बताते। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था, इस दुपट्टे के टुकड़े की असलियत जानने का। माँ, पिताजी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूँ, ताकि उस स्वयंवर में सभी लड़कियां आए और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। मुझे पता चल जाएगा कि ये दुपट्टे का टुकड़ा किसका है, फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र, हम आज ही नगर में तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार उस दुपट्टे के टुकड़े के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वो तो चुपचाप उस बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का ये टुकड़ा था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात सुंदरलाल के कानों तक भी पहुंचती है। संध्या बेटी, तुम्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं संध्या बेटी। नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है, पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी, ये तो भाग्य की बात है। अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभाकर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी।
राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसके दुपट्टे का टुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो संध्या ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है। आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकड़ा है? कहीं मेरी ये योजना विफल ना हो जाए। राजकुमार अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी संध्या महल में प्रवेश करती है। संध्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है जो उसने सिल कर दी थी। राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है, इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक पसंद आई। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बापू और माँ अगर ये सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। संध्या अभी ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार वीर प्रताप की नजर उसकी पोशाक पर जाती है। यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। आप सब जानना चाहते हैं मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। संध्या तो सच जानती थी। वो हैरान रह जाती है। राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूं। आपको तो मेरे से भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। संध्या, प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। जब मैंने इस पोशाक को देखा, वो तो तुम्हारे दुपट्टे का टुकड़ा दरवाजे में अटका हुआ था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। संध्या अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार वीर प्रताप की बातें सुनकर संध्या की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके पश्चात सुंदरलाल और शांति को दरबार में बुलाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में संध्या और राजकुमार वीर प्रताप का विवाह संपन्न होता है। आज संध्या के जीवन में दुनिया की सारी खुशियां थी।